देखो आंध्र प्रदेश का कल सामाजिक वाला बचा था ना, उसको कवर कर लेते हैं, फिर तेलंगाना पे आएंगे आज, ठीक है। तो सामाजिक के अंतर्गत राजनीतिक देख लिए थे, भौगोलिक देख लिए थे, ठीक है। बचा था सामाजिक, तो सामाजिक के अंतर्गत कुछ कुछ चीजें देख लेते हैं आंध्र प्रदेश का। सामाजिक के अंतर्गत क्या क्या देखना है। देखो सबसे पहले तो भाषा की बात करें, है ना। नोट्स बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो? नहीं बना रहे होगे तो बना लेना अब ना, नहीं तो पीछे हो जाओगे फिर। तो भाषा की बात करें तो यहाँ की जो भाषा है वो है, एक तो है तेलुगु और दूसरी है उर्दू, ठीक है। तो ये दो भाषाएं हैं प्रमुख आंध्र प्रदेश की, है ना। आधिकारिक भाषा एक तेलुगु है और दूसरी आधिकारिक भाषा है वो है उर्दू है, ठीक है। इसी सेम जो है उसको तेलंगाना में भी देखने को मिलेगा हमको, सेम जो भाषा है वो, ठीक है। क्योंकि तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना और वो भी तेलुगु भाषी क्षेत्र है, ठीक है। तो उसको देखेंगे तेलंगाना वाले में, क्लियर है। तो भाषा सामाजिक के अंतर्गत क्या क्या देखते हैं, भाषा हो गया, उसके बाद देखेंगे फिर कला संस्कृति के बारे में, और उसके बाद जनगणना कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में देखेंगे, ठीक है। ठीक है कनेक्शन। तो भाषा हो गया तेलुगु, और इसके बाद कला संस्कृति के बारे में कुछ चीजें देखते हैं। तो कला संस्कृति के अंतर्गत क्या क्या देखते हैं, एक तो देखेंगे पर्व त्योहार कौन कौन से प्रमुख हैं, है ना। फोटो रखे थे कल वाला, किए थे ना, कौन कौन से बताओ। हाँ नहीं देखे हो क्या, पढ़ नहीं रहे हो, नोट्स नहीं बना रहे हो। देखो एक जो प्रमुख पर्व है यहाँ का वो है उगादी, ठीक है। उगादी, उगादी क्या है, न्यू ईयर है। बेसिकली हम लोग जो न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं ना, जैसे कि हिंदू नववर्ष जब कौन से महीने मनाते हैं, चैत्र महीने मनाते हैं, ठीक है। तो चैत्र माह में यहाँ पे जो सेलिब्रेट किया जाता है उसको बोलते हैं उगादी, ठीक है। ये नव वर्ष का पर्व है, ठीक है, आंध्र प्रदेश का। यही फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाएगा तेलंगाना में भी, है ना। तो उगादी के बारे में याद रखना। दूसरा एक प्रमुख पर्व है पोंगल, पोंगल जो तमिलनाडु में भी देखे थे, ठीक है। फसल कटाई का जो उत्सव है तो यहाँ भी सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। उगादी हो गया, पोंगल हो गया, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, ये प्रमुख पर्व है, ठीक है। एक और पर्व होगा उसमें, लुम्बिनी। लुम्बिनी जो महोत्सव है वो बेसिकली देखो, लुम्बिनी वो स्थान है जहाँ पे भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, ठीक है, नेपाल में जो हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो अब बौद्ध धर्म के ना कई सारे प्रमुख स्थल है, आंध्र प्रदेश में भी देखने को मिलेंगे, तेलंगाना में भी देखने को मिलेंगे। तो भगवान बुद्ध के आराधना में बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है लुम्बिनी महोत्सव। न सिर्फ आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में भी सेलिब्रेट किया जाएगा, ठीक है। तो लुम्बिनी महोत्सव इसको याद रखना। ये कुछ प्रमुख पर्व है ना, कला संस्कृति के अंतर्गत पर्व त्योहार देख रहे हैं हम लोग, है ना। तो ये तीन प्रमुख याद रखना आंध्र प्रदेश के से, आंध्र प्रदेश के कंटेक्स्ट में, ठीक है। अब इसके अलावा कला और कुछ आर्ट फॉर्म की अगर बात करें तो आर्ट फॉर्म के अंतर्गत जो बेसिकली विजुअल आर्ट्स होते हैं, ठीक है। आर्ट्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं, विजुअल आर्ट्स होता है ना, परफॉर्मेंस आर्ट होता है जो बेसिकली परफॉर्म किया जाता है। तो एक तो डांस फॉर्म है ना, जो शास्त्रीय नृत्य भी है। तो कुचिपुड़ी के बारे में याद रखना, एक ये क्या है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। टोटल कितने बताया था, भरत मुनि के अनुसार 8, टोटल देखते हैं तो 9 मानते हैं। छऊ नृत्य जो है ना बिहार झारखंड वाले एरिया में जो आता है उसको ही मानते हैं, लेकिन भरत मुनि के जो नाट्य शास्त्र ग्रंथ है उसके अकॉर्डिंग टोटल 8 है ना। ये अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं चौथा, इसके पहले 3 देख चुके हैं। कौन कौन सा, कथकली मोहिनी अट्टम केरल में, भरतनाट्यम तमिलनाडु में, ये चौथा है, ठीक है। तो कुचिपुड़ी ये शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और इसके अलावा एक पेंटिंग का जो आर्ट है, कला है ना, वो काफी फेमस है, तो वो है कलमकारी, कलमकारी चित्रकला,
तो ये एक प्रमुख आर्ट है, ठीक है। तो कलमकारी और कुचिपुड़ी दोनों रिलेटेड है, कहाँ से? आंध्र प्रदेश से, है ना, ये आर्ट फॉर्म है। तो कला संस्कृति के अंतर्गत देख रहे हैं सारी चीज़ों को। 3 प्रमुख फेस्टिवल देखे कि नव वर्ष का पर्व है उगादी, जो है वो चैत्र माह में मनाया जाता है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है? कौन से राज्य से रिलेटेड है? सिंपल सा क्वेश्चन, ठीक है। जैसे उगादी पर्व कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश में, ठीक है। आंध्र प्रदेश नहीं होगा, तेलंगाना भी होगा अगर ऑप्शन में, तो तेलंगाना, ठीक है। दोनों जगह सेलिब्रेट किया जाता है ना। नव वर्ष का पर्व है। पोंगल इसी प्रकार से आपको पता है तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है, आंध्र प्रदेश में भी, ठीक है। फसल कटाई का उत्सव है बेसिकली। और लुम्बिनी महोत्सव भगवान बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये 3 हो गया। कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है। अब ये शास्त्रीय नृत्य वाला कई बार कैसे आ जाता है, एक तो फैक्चुअल पूछ लेगा, दूसरा मैच द फॉलोइंग वाला, 2-3 दे के राज्य के नाम पूछ सकते हैं, ठीक है, साइड में। तो इस प्रकार से, इसी प्रकार से कलमकारी, ये कलमकाची हो गया। कलमकारी जो चित्रकला है, हाँ अलग अलग है। देखो कलमकारी जो बेसिकली क्या हो रहा है इसमें, जैसे कुछ भी ना नया चीज़ जैसे समझ नहीं आया तो एक बार देख लेना याद रखने के लिए, है ना। अब बेसिकली इसी प्रकार से हम लोग उसमें भी देखेंगे, तेलंगाना में एक देखेंगे निर्मल चित्रकला। जैसे ये है कलमकारी के एग्जाम्पल्स, कलमकारी पेंटिंग के, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। हाँ, मिलता जुलता है। इसी प्रकार से निर्मल चित्रकला देखेंगे हम लोग, किसमें देखेंगे? तेलंगाना में, ठीक है। तो कलमकारी के बारे में याद रखना। कुछ ना क्षेत्रीय नाम अलग अलग हो सकते हैं, है ना। जैसे कि कुछ रहते ना नाम, तो उनका जैसे हम लोग देखे कि एक रिवर देखे थे वहाँ पे, भरतपुझा रिवर, अब उसको नीला रिवर भी कहा जाता है, पोन्नानी रिवर भी कहा जाता है ना। अब कितने सारे को नाम को आप याद रखो, जो चर्चित नाम उसको आप याद रख सकते हो, है ना। और जैसे मैंने बता दिया भरतपुझा के बारे में, तो भरतपुझा नाम से ही फेमस है, लेकिन अगर एग्जाम में पोन्नानी रिवर आ गया तो फिर पढ़ने के बाद भी मिस हो जाएगा, फिर घर आकर पता चलेगा भरतपुझा को ही पोन्नानी कहा जाता है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में तो बताते चल रहा हूँ, ठीक है। तो जिस नाम से फेमस है क्वेश्चन उसी नाम से आते हैं ज़्यादातर, है ना। सारे नाम को याद रखते चलोगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगा फिर, ठीक है। जहाँ पे इंपॉर्टेंट है उसको तो याद रखना ही है, क्लियर है। तो कलमकारी चित्रकला है और कुचिपुड़ी नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बाद कुछ मंदिर देख लेते हैं। एक तो भाषा हो गया हमारा, और पर्व त्योहार देख लिए कला संस्कृति के अंतर्गत। तो कला संस्कृति के अंतर्गत ही टेम्पल्स देखते हैं हम लोग, है ना। तो टेम्पल्स कौन कौन से प्रमुख है इसको देख लेते हैं। ये नोट हो गया। प्रमुख मंदिर की बात करें तो जो सबसे प्रमुख मंदिर है यहाँ पे कौन सा है? तिरुपति बालाजी का मंदिर है एक, ठीक है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा बेसिकली सबसे ज़्यादा धनी मंदिर बोल सकते हैं भारत के, है ना। सबसे ज़्यादा यहाँ पे चढ़ावा होता है जो, ठीक है। तो कहाँ पे है लोकेटेड ये? और चित्तूर जिले के अंतर्गत आता था पहले, चित्तूर जिला, बट अभी नए जिले बने हैं तो तिरुपति एक अलग जिला बन गया है, ठीक है। यहाँ पे देखने को मिलेगा ये तिरुपति, ठीक है। तो तिरुपति मंदिर याद रखना, तिरुपति बालाजी का मंदिर भगवान वेंकटेश्वर को समर्पित है ये, ठीक है। तो श्री वेंकटेश्वर भगवान को समर्पित है, जो किसके अवतार है? विष्णु भगवान के अवतार है, ठीक है। तो ये याद रखना तिरुपति बालाजी का मंदिर। अब तिरुपति बालाजी मंदिर अब नया जिला बन गया, तिरुपति जिले के अंतर्गत आता है। यहीं पे एक और मंदिर है, ठीक है, वो है, हाँ अब ये नोट्स में देख लियो इसलिए बता रहे हो, इसका ना नोट्स बना लेना, और है ना। तो श्री कालाहस्ती मंदिर है, ये किसको समर्पित है? ये भगवान शिव को समर्पित है, ठीक है। कालाहस्ती ये भी तिरुपति जिले में है, ठीक है, श्री कालाहस्ती मंदिर। तो एग्जाम में कैसे कई बार फैक्चुअल क्वेश्चन आ जाता है ना, कहाँ पे है, कौन से राज्य में, जिला नहीं पूछेगा आपको कभी भी, राज्य ही पूछेगा, ठीक है। तो याद रखना ये भी है
आंध्र प्रदेश में, और तिरुपति जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो तिरुपति ये भगवान विष्णु का हो गया मंदिर, ये भगवान शिव का मंदिर है। ठीक है, अब देखो एक यहाँ पे जो प्रमुख मंदिर है वो है लेपाक्षी मंदिर। के बारे में सुने हो? नहीं सुने हो? तो लेपाक्षी मंदिर याद रखना। ठीक है, लेपाक्षी मंदिर को ही और कौन से नाम से जाना जाता है? तो वीरभद्र नाम से जाना जाता है। तो वीरभद्र मंदिर याद रखना। ठीक है, कभी अब देखो यहां से अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगा वीरभद्र मंदिर, लेकिन हम पढ़े लेपाक्षी है ना, तो जहां जहां पे इंपॉर्टेंट है, जो दो से ज्यादा नाम इंपॉर्टेंट है, उसको देखते हुए चलेंगे। तो लेपाक्षी मंदिर या फिर इसी को कहा जाता है वीरभद्र मंदिर। और ये किसको समर्पित है? ये भी भगवान शिव को समर्पित है, ये दोनों। ठीक है, लास्ट में जब पूरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा ना, तो लास्ट में ना पर्व, त्योहार और मंदिर सबका एक अलग से करा दूंगा। ठीक है, जिसमें पूरा जो अभी कर रहे हैं वो सब रिवाइज हो जाएगा, तो एक जगह पे मिल जाएगा आपको, है ना, सारे प्रमुख पर्व, भारत के प्रमुख मंदिर हो गया, इस प्रकार से। अब वो तो जियोग्राफी के अंतर्गत नहीं आता है, वो तो हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत आ जाता है। तो हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो उसमें कवर कर लूंगा, जियोग्राफी के लास्ट में मिसलेनियस में कर लूंगा। ठीक है, तो ये सब रिवाइज हो जाएगा। क्लियर है? तो ये दो प्रमुख मंदिर, तीन प्रमुख हो गए, कालाहस्ती मंदिर और श्री लेपाक्षी मंदिर, वीरभद्र मंदिर। ठीक है, और ये बेसिकली इस वाले रीजन में आता है, यहाँ पे जो वीरभद्र मंदिर की हम बात करें। यहाँ पे जिला जो है अपडेट नहीं हुआ है, ये पुराना जो है ये बेसिकली जिले का मैप भी नहीं है। ठीक है, ओवरऑल पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, तो लेपाक्षी मंदिर याद रखना या वीरभद्र मंदिर बेसिकली अनंतपुर जो जिला है ना, यहाँ पे एक सिटी आपको दिख रहा है अनंतपुर, है ना, वहाँ पे लोकेटेड है। बट वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा कभी, राज्य ही पूछेगा, है ना। ओवरऑल आइडिया के लिए जैसे दो मंदिर यहाँ पे हो गए, एक अनंतपुर में। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे आपको नेल्लोर जिला दिख रहा है ना, पोट्टी श्री रामल्लू के नाम पे है ना। तो यहाँ पे एक प्रमुख मंदिर है, वो है एक रंगनाथ स्वामी मंदिर के बारे में तमिलनाडु में बताया था, है ना। तो एक रंगनाथ स्वामी मंदिर यहाँ पे भी है, या इसको रंगनाथ मंदिर भी कहा जाता है, कभी कभी रंगनाथ स्वामी मंदिर भी कहता है। ठीक है, ये भगवान विष्णु को समर्पित है। ठीक है, रंगनाथ। तो रंगनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? ये भी आंध्र प्रदेश में, बेसिकली नेल्लोर जिला के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये प्रमुख मंदिर है, याद रखना। और इसी प्रकार से एक जो मंदिर है वो है भगवान शिव के, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग है ना, तो एक ज्योतिर्लिंग आपको देखने को मिलेगा यहाँ, मल्लिकार्जुन स्वामी, है ना। वो मल्लिकार्जुन खड़गे जो है, तो मल्लिकार्जुन भगवान शिव का नाम है। ठीक है, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है पता है ना? कौन है? लीडर, हाँ ठीक है, प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट। ठीक है, तो मल्लिकार्जुन स्वामी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे? श्रीशैलम एक जगह है जो आपको ये नांदयाल जिले में देखने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे है 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक। मल्लिकार्जुन स्वामी, ये किसको समर्पित है? भगवान शिव को। ठीक है, तो भगवान शिव से रिलेटेड 3 मंदिर देखे, और तिरुपति बालाजी हो गया, और रंगनाथ स्वामी भगवान विष्णु से रिलेटेड देखे। ठीक है, तो ये टोटल 5 प्रमुख मंदिर है आंध्र प्रदेश में, याद रहेगा, है ना। यहाँ से क्वेश्चन वैसे ही आ सकते हैं, जोड़ी मिलाव वाला आ सकता है, या फिर फैक्चुअल क्वेश्चन आ सकता है, कौन से राज्य में। ठीक है, जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ, फैक्ट्स बता रहा हूँ, सब पे वैसे ही बनेंगे, है ना। अभी मैं सैटरडे को MCQ जब कराऊंगा तो आंसर देना, ठीक है। जितने राज्य परिचय कराए हो ना, वहाँ से क्वेश्चन बनाऊंगा, टफ वाले क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, इजी वाले नहीं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, तो बताना फिर। टफ के लिए प्रिपेयर रहोगे तो इजी क्वेश्चन ऐसे ही बनेंगे, है ना। तो ये प्रमुख 5 मंदिर है आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत, है ना। पर्व त्योहार देखे, आर्ट फॉर्म देखे, कला या खेल के रूप बारे में, और ये हो गया मंदिर के बारे में। ठीक है, तो 2 डायमेंशन हो गया, एक भाषा हो गया सामाजिक में, और दूसरा हो गया कला संस्कृति का, है ना। इसके बाद क्या देखते हैं? जनगणना, कुछ आंकड़े देखते हैं, है ना। तो जनगणना के आंकड़े वैसे तो काम के है नहीं, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं वैसे, बट फिर भी जान लेते हैं। इसी में देख लेते हैं।
एक तो जनसंख्या की बात करें तो आंध्र प्रदेश की जनसंख्या लगभग 4,93,00,000, जो हमारे काम का नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो लिंगानुपात के मामले में 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ का जो लिंगानुपात है वो है 993, ठीक है, 993, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन मैं हर राज्य में बताता हूँ, बस इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बस एक आइडिया के लिए याद रख सकते हैं। 993 लिंगानुपात है। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग भारत का जो लिंगानुपात है वो कितना है, 943, ठीक है। तो 943 भारत का है। सबसे ज़्यादा किसका देखे थे, केरल का देखे थे 1084, ठीक है। तमिलनाडु कितना देखे थे, 996, उसके बाद आंध्र प्रदेश 993। तो राज्य में बात करें तो तीसरे नंबर पे आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर ओवरऑल देखेंगे तो पौंडीचेरी का कितना था, 1037। अभी पौंडीचेरी पे आया नहीं है, लेकिन बताया था मैं क्लास में केरल वाले में, ठीक है। तो ओवरऑल देखेंगे चौथे नंबर पे आएगा। तो कभी अगर यहाँ से क्वेश्चन बनाना होगा, अगर मेरे को बनाना होगा तो मैं ऐसे बनाऊंगा कि 943 तो भारत का हो गया, तो 4-5 राज्यों के नाम दे दूंगा और पूछूंगा कि इनमें से कौन से राज्यों का लिंगानुपात भारत के ओवरऑल, भारत के जो लिंगानुपात है उससे ज़्यादा है। तो आपको एक मोटा मोटा क्या आइडिया रखना है कि 943 तो भारत का है। अब 3 अभी तक देख लिए, केरल देख लिए, तमिलनाडु देख लिए, आंध्र प्रदेश देख लिए, तीनों का भारत का जो लिंगानुपात है उससे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना, कभी क्वेश्चन बनेगा तो इस प्रकार से बन सकता है। एकदम डेटा नहीं पूछेगा, लेकिन आपको आइडिया रहेगा कि नहीं इसका 993, 990, 80 कुछ भी याद आएगा, तो इससे तो ज़्यादा है याद रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से एग्जाम में, है ना। तो अगर कभी क्वेश्चन आएगा इस प्रकार से, भारत के लिंगानुपात से कंपेयर करके याद रख सकते हैं, ठीक है। तो 993, और साक्षरता दर है वो है 67% बस, तो ये काफ़ी कम है, ठीक है। तो इसको भी कंपेयर करके ही याद रखना है। तो 67% साक्षरता दर है, जो काफ़ी कम है। केरल का कितना था, 94, है ना। तो इस प्रकार से याद रखना, इसका 67 है ओनली, है ना। और बाकी विविध में अगर देखें, राजकीय प्रतीक में चौथा पॉइंट जो हम लोग देखते हैं, तो कुछ कुछ चीजें जो देख लेते हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है तो यहाँ का जो राजकीय पशु है और एक देख लेते हैं वृक्ष, देख लेते हैं काम को। तो राजकीय वृक्ष जो है वो है नीम, ठीक है। और राजकीय पशु कौन सा है, काला हिरन, या जिसे ब्लैक बग भी कहते हैं, ठीक है। तो काला हिरन राजकीय पशु है यहाँ का, और राजकीय वृक्ष है नीम, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स है। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें, एक तो मंदिर वाला इंपॉर्टेंट था, ठीक है। जो परफॉर्मेंस वाला जो आर्ट था, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कलमकारी पेंटिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी ये सब काम का नहीं है, बस नोट करके रख सकते हैं, एक बार रीड कर सकते हैं। एग्जाम में कई बार क्या होता है, याद आ जाता है, बट एकदम इस पर फोकस नहीं करना है, ठीक है। जब जनगणना वाला जब देखेंगे ना लास्ट में जियोग्राफी के अंतर्गत, तो जनगणना के आंकड़ों के बारे में ये सब कवर करेंगे ही, शिक्षा दर, लिंगानुपात, ये सारा चीज़ जो है, ठीक है। अभी के लिए बेसिक बेसिक देख रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट नहीं है काम का, ये भी काम का नहीं है। ब्लैक बग अगर राजकीय पशु है तो आपको एक ओवरऑल आइडिया होगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ गया कि निम्नलिखित में से कौन से राज्य में काला हिरन नहीं पाया जाता प्राकृतिक रूप से, इस प्रकार से, तो आपको पता रहेगा कि आंध्र प्रदेश का तो राजकीय पशु है, तेलंगाना में भी देखेंगे वहाँ का भी राजकीय पशु है, तो आपको एक आइडिया रहेगा यहाँ तो पाया ही जाएगा ना, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना, इसको बेसिकली डिस्कस करने का मतलब यही है। यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं आएगा राजकीय पशु आंध्र प्रदेश का क्या है, लेकिन इससे आपको ये पता चल जाता है कि राजकीय पशु मतलब काला हिरन जो है बेसिकली आंध्र प्रदेश में मिलेगा ही, तेलंगाना में भी मिलेगा इसी प्रकार से, ठीक है। तो एक ओवरऑल आइडिया लग जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट जो था वो मंदिर था, और जो कला संस्कृति के अंतर्गत हम लोग देखे थे आर्ट फॉर्म, कुचिपुड़ी नृत्य की बात करें या कलमकारी पेंटिंग की बात करें, ठीक है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरा हो गया हमारा कौन सा, आंध्र प्रदेश का। अब देखेंगे तेलंगाना का। तो तेलंगाना का अंतर्गत इतना क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है ना। जैसे आप नए हो तभी समझ आएगा, पुराना जो क्लास बचा था ना कल का वो चल रहा था, ठीक है। तो जैसे देखते हैं तेलंगाना, अब स्टार्ट करते हैं। तो तेलंगाना का राज्य परिचय करना है हमको, और 3 डायमेंशन में हम लोग कवर करते हैं। पहला जो है वो राजनीतिक है, दूसरा है भौगोलिक,
तीसरा जो डायमेंशन होता है वो है सामाजिक। ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश का जो बचा था सामाजिक उसको देख रहे थे, है ना। तो अब तेलंगाना के बारे में जानते हैं। तेलंगाना कौन सा राज्य हमारा अभी राज्य परिचय का चौथा राज्य है। ठीक है, 3 हो चुके हैं, केरल हो चुका है, तमिलनाडु हो चुका है और आंध्र प्रदेश हो गया। अब तेलंगाना के बारे में देखते हैं। तो राजनीतिक के अंतर्गत बेसिक चीज डिस्कस करेंगे जो वैसे भी काम करनी है। ठीक है, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज है उसको देखते हुए चलते हैं। तो राजनीतिक के अंतर्गत क्या क्या देखेंगे, देखो स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो तेलंगाना का मैप, सबको ऐसे पता होगा लोकेशन कहाँ पे। ये भारत का एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। लैंड लॉक्ड मतलब भू आवेष्टित। इसकी जो सीमा है किसी भी ओर से समुद्र से टच हो रही है क्या, नहीं हो रही है, चारों ओर से राज्यों से घिरा है। तो अगर अवस्थिति की बात करें, लोकेशन की बात करें, तो कितने राज्यों के साथ सीमा लग रही है तेलंगाना की, 4 राज्यों के साथ। ठीक है, वेस्ट में जाएंगे तो कौन सा है, महाराष्ट्र है। ठीक है, फिर क्या बोलते हैं उससे जिससे अलग हुआ है आंध्र प्रदेश से, तो आंध्र प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से लग रहा है और उड़ीसा से लग रहा है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से भी सीमा लगती है, लेकिन अभी पीएससी जो आंसर लिया उसमें कुछ एरर है ना। 6 राज्य लिया है शायद, है ना। क्या क्वेश्चन क्या आया था वैसे, मैं देख नहीं पाया था। टच करता है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, पीएससी का काम ऐसे ही रहता है। तो देखो, तो बेसिकली 4 राज्यों के साथ सीमा लग रही है, किसकी, तेलंगाना की। एक लैंड लॉक्ड स्टेट है। टोटल कितने लैंड लॉक्ड स्टेट है भारत में, भू आवेष्टित राज्य, जिनकी सीमा जो है वो समुद्र से या किसी पड़ोसी देश के साथ टच नहीं हो रही है, उसे हम बोलेंगे लैंड लॉक्ड स्टेट। कितने हो गए, इंडिया का मैप याद नहीं है, 4 हो रहे हैं। देखो, एक हो गया तेलंगाना, ठीक है, दूसरा है हरियाणा, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, तो 5 हुए ना। और देखो कोई छठवा नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 5 राज्य है। ये सब 5 राज्य 4 राज्य डेटा याद नहीं रखना है, तो मैप याद रहेगा तो ऐसे ही बना लोगे, है ना। जैसे कि कितने राज्यों की जो सीमा है ये पड़ोसी देशों के साथ लगती है, याद नहीं आ रहा है तो इंडिया का मैप याद होना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार से बन जाएगा। कितने राज्यों की सीमा लगती है पड़ोसी देशों के साथ, स्थलीय सीमा जो है भारत की 15,106.7 किलोमीटर, बुक्स के अकॉर्डिंग 15,200 किलोमीटर, ये स्थलीय सीमा है ना, जो पड़ोसी देशों के साथ लग रही है। ठीक है, तो कितने देशों के साथ लग रही है पता है, 7 देशों के साथ। कितने राज्य के सीमा लग रही है अब ये बताओ, पहले क्लास में बताया था मैं। देश तो याद है ना 7, कितने राज्य बना रहे हैं 7 देशों के साथ जो सीमा है, कितने राज्य बना रहे हैं बाउंड्री। जलीय सीमा के बारे में भी बताया था इसीलिए एक क्लास में। जलीय सीमा का याद है, कितने राज्य की जो सीमा है वो बेसिकली समुद्र के साथ बाउंड्री लग रही है, तट रेखा की लंबाई 9 राज्य, ठीक है, और 4 केंद्र शासित प्रदेश। और स्थलीय सीमा के बारे में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, है ना। याद रखना, इंडिया का मैप देखा करो, ठीक है, उसी से याद हो जाएगा। तो चलो यहाँ से देखते हैं, अभी स्टार्ट करते हैं तेलंगाना का राज्य परिचय। तो पहला डायमेंशन है हमारा राजनीतिक, है ना। तो राजनीतिक के अंतर्गत जो पहला चीज है वो ये देख लेते हैं, राज्य गठन कब हुआ। तो सबसे पहली बात जो है वो है राज्य का गठन। कब हुआ राज्य गठन, ठीक है, तो 2 जून 2014 को राज्य का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश राज्य से अलग होके बना। भारत का कौन सा राज्य था जब बना, तो 29वां राज्य था। अभी करंट में लेकिन 28 राज्य है, ठीक है, क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बन गया, तो ठीक है। तो 2 जून 2014 को गठन हुआ, भारत का सबसे नवीन राज्य है ना। और सेकंड जो बात है वो देख लेते हैं राजधानी की। तो राजधानी कौन सी है यहाँ की, हैदराबाद यहाँ की राजधानी है ना। तो 2 पॉइंट हो गया।
तीसरा जान लेते हैं यहाँ की सीटों के बारे में। तो विधानमंडल की बात पहले करते हैं। विधानमंडल में कितने सदन है यहाँ पे? एक सदन है, दो सदन है, कितने हैं? कौन कौन से? विधानसभा और विधान परिषद, यही तो होता है। इसमें क्या कंफ्यूजन है? अचानक से क्वेश्चन आता है तो फिर कंफ्यूज हो जाता है इधर। तो देखो, विधानसभा, विधान परिषद। तो विधानसभा में यहाँ पे सीटों की संख्या है 119, ठीक है। छत्तीसगढ़ से ज़्यादा, ऐसे याद रख लेना, बाकी एग्जाम के लिए काम का नहीं है। विधान परिषद में है 40, है ना। तो विधानसभा में सीटों की संख्या है 119 और विधान परिषद में है 40 सीटें यहाँ पे। इसी प्रकार से संसद की सीटों की संख्या की बात करें तो संसद में लोकसभा और राज्यसभा, तो लोकसभा में यहाँ पे सीटों की संख्या है, छत्तीसगढ़ में कितनी सीटें लोकसभा की और राज्यसभा की? तो यहाँ पे लोकसभा की जो सीटों की संख्या है वो है 17 और राज्यसभा में 7 सीट है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ से ज़्यादा, इस प्रकार से याद रख लेना, बस नंबर काम का है नहीं, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। बस बढ़ते से घटते क्रम में सीटों की संख्या जमाइए करके आ जाएगा। तो आपको ये याद रखना, छत्तीसगढ़ में 90 सीट है विधानसभा की, यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप गेस करके जमा सकते हो, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत रेयर है, अगर आ भी गया तो एक क्वेश्चन आएगा, उसके लिए सारा सीट पढ़ेंगे राज्य का, तो वो ना आउटपुट नहीं देगा, है ना। उसके जगह हम बाकी चीज़ों को पढ़ सकते हैं जो काम का है ना। ये सब चीज़ आप पढ़ लोगे एक बार तो इसका मतलब ये थोड़ी ना जिंदगी भर याद रहेगा। पढ़ने के लिए कितनी सारी चीज़ें, हमको बेसिकली क्या करना है, हमको सिलेक्शन लेना है ना। सिलेक्शन लेने का मतलब ये नहीं कि सभी को पढ़ना है, पढ़ना उसको है जो इंपॉर्टेंट है, जो रिलीवेंट है एग्जाम के लिए, ठीक है, समझ रहे हो। तो बस इसको आइडिया रख सकते हैं कितनी इतनी सीटें हैं, छत्तीसगढ़ के कंपेयर में याद रख सकते हो, छत्तीसगढ़ से ज़्यादा है कम है, कभी क्वेश्चन आएगा तो गेस करते बनेगा, ठीक है। तो संसद में यहाँ पे 17 सीट है, लोकसभा में और राज्यसभा में 7 सीट है। तो ये हो गया। अब इसके बाद हाई कोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय, टोटल 6 पॉइंट्स हम लोग देखते हैं, है ना। राजनीतिक के अंतर्गत 5, ये 4 हो गया, 5वां है उच्च न्यायालय। हाई कोर्ट यहाँ का है, कहाँ पे है? हैदराबाद में ही है, ठीक है। तो हैदराबाद राजधानी भी है और हैदराबाद में हाई कोर्ट भी है, ठीक है। और छठवां जो पॉइंट हम लोग देखते हैं, ये सारा बेसिक है राजनीतिक के अंतर्गत। छठवां जो पॉइंट देखते हैं वो है मुख्यमंत्री के बारे में। तो मुख्यमंत्री कौन है यहाँ पे, अभी हाल ही में जो बने हैं? कौन है? रेवंत रेड्डी, ठीक है। कौन सी पार्टी के हैं? कांग्रेस, ठीक है। तो रेवंत रेड्डी के बारे में याद रखना, ये अभी करंट टाइम पे मुख्यमंत्री है। और ये तो करंट अफेयर्स का टॉपिक हो गया। अभी हाल ही में जो चुनाव हुए हैं राज्य में विधानसभा के, है ना। तो एक चुनाव हुआ था तेलंगाना में, कांग्रेस पार्टी केवल यहीं जीत पाई, है ना। तो रेवंत रेड्डी यहाँ पे चीफ मिनिस्टर। तो ये टोटली बेसिक हो गया राजनीतिक के अंतर्गत। अब देखते हैं भौगोलिक, जो सेकेंड डायमेंशन है राजनीतिक के अंतर्गत, कहीं से क्वेश्चन आ सकता है। पुराने जमाने में आता था कौन सा सबसे नवीन राज्य है, अब तो नहीं आने वाला, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा जो सीट है ये बढ़ते घटते क्रम में अगर जमाएंगे इस प्रकार से आ सकता है। तो एक ओवरऑल बस आइडिया रखना, डेटा एकदम याद रहे जरूरी नहीं है। उच्च न्यायालय कहाँ है, कभी नहीं पूछेगा। राजधानी कौन सी है, कभी नहीं पूछने वाला, ठीक है। स्कूल के एग्जाम में भी नहीं पूछते, ठीक है। और रेवंत रेड्डी, करंट अफेयर में अगर कोई एग्जाम में क्वेश्चन बनाए तो बन सकता है रेवंत रेड्डी, ठीक है। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है, जैसे व्यापम किसी एग्जाम में बना सकता है, ठीक है। या एक तरफ मुख्यमंत्री के नाम दे दिया जो हाल ही में जहाँ पे विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और एक तरफ राज्यों के नाम और जोड़ी मिलाओ, इस प्रकार से बना सकते हैं। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। तो रेवंत रेड्डी के बारे में याद रखना, तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। तो एक यही इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब देख लेते हैं भौगोलिक के अंतर्गत, अब कुछ मेजर चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो भौगोलिक जो हमारा सेकेंड डायमेंशन है राज्य परिचय का, तो सबसे पहले तो अवस्थिति की बात करें तो 4 राज्यों से घिरा हुआ है, ये हम देख चुके हैं अभी, ठीक है।
4 राज्यों के साथ बेसिकली बाउंड्री बना रहा है ना। कौन कौन से राज्य है? महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया और आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये 4 राज्य हो गए और लैंड लॉक्ड स्टेट है। हिंदी में कहते हैं भू आवेष्टित। ठीक है, टोटल 5 भू आवेष्टित राज्य है जिसमें से तेलंगाना एक है, ठीक है ना। तो अवस्थिति देख लिए कहाँ पे है बेसिकली। अब इसके यहाँ के कुछ प्रमुख पर्वत पठार की अगर बात करें तो अब यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, है ना। तो इसको देखते हुए चलते हैं कौन कौन से प्रमुख पर्वत हैं यहाँ पे। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल भी काम का है नहीं, है ना। 1,12,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, लेकिन वो भी हमारे काम का नहीं है। इतना याद रख सकते हैं छत्तीसगढ़ से छोटा है। छत्तीसगढ़ कितना है? 135, 191, है ना। कहीं कहीं पे 194 देखने को मिलता है, ठीक है। तो वो छत्तीसगढ़ का, यहाँ का है 1,12,000 के आसपास, ठीक है। छत्तीसगढ़ से छोटा है, बस इतना याद रख सकते हैं, है ना। बाकी डेटा काम का नहीं है। अब यहाँ पे पर्वत पठार जो प्रमुख है उसको देखते हैं, क्योंकि वो काम के हो सकते हैं हमारे एग्जाम के लिए, है ना। तो प्रमुख पर्वत और पठार की बात करें तो देखो छत्तीसगढ़ के जो बीजापुर वाला जो अपना जिला है वहाँ पे आपको अलबका माउंटेन्स आपको मिलेगा। कई बार क्वेश्चन भी है पीएससी में, अलबका पहाड़ी कहाँ पे स्थित है, इस प्रकार से। तो बीजापुर में आता है वो। अब बीजापुर में बेसिकली देखो ये वाला जो एरिया है ना, इस वाले एरिया मिलेगा आपको पहाड़ी। बेसिकली उसका जो विस्तार है तेलंगाना में ज़्यादा है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से। तो अलबका पहाड़ी के बारे में याद रखना आपको, ठीक है। अलबका हिल्स। तो एक तो अलबका पहाड़ी के बारे में याद रखना है, ठीक है। तेलंगाना में है प्रमुख। इसके अलावा यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है आदिलाबाद जिला। कुछ इस प्रकार से यहाँ पे विस्तार है एक पहाड़ी का, जो है निर्मल पहाड़ी, ठीक है। निर्मल पहाड़ी जिसे सतमाला पहाड़ी भी कहते हैं। और एक सतमाला जो इम्पोर्टेंट है, कहाँ पे देखे थे? सतमाला हिल्स, अजंता हिल्स, याद आ रहा है? हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाराष्ट्र में देखे थे, ठीक है। तो सतमाला के बारे में अगर क्वेश्चन आया तो महाराष्ट्र वाला लेना है, लेकिन अगर महाराष्ट्र नहीं दिया है तो फिर तेलंगाना लेंगे, क्योंकि दूसरे सतमाला के बारे में पूछ रहे हैं, ठीक है। तो अलबका हो गया और दूसरा है निर्मल पहाड़ी जिसे सतमाला हिल्स भी कहते हैं। अभी थोड़ी देर में यहाँ पे निर्मल चित्रकला भी देखेंगे। तो बेसिकली इसी रीजन से वो आता है तेलंगाना में। आदिलाबाद जिला है बेसिकली निर्मल, यहाँ पे निर्मल जिला आपको देखने को मिलेगा उसके साउथ में, है ना। तो निर्मल पहाड़ी या फिर सतमाला, तो ये कुछ प्रमुख हिल्स हैं, पहाड़ी हैं, ठीक है। निर्मल हो गया या उसी को कहते हैं सतमाला, अलबका हो गया, ठीक है। इसके साउथ में आएंगे तो फिर कुछ यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा एक पहाड़ी जिसे कहते हैं राखी हिल्स। ये जो पहाड़ी वाला जो टॉपिक है वहाँ से एग्जामिनर बहुत सारे क्वेश्चन पूछता ही है, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख पहाड़ियाँ हैं। राखी हिल्स के बारे में याद रखना है। ठीक है, अलबका हो गया, निर्मल पहाड़ी हो गया, राखी हिल्स हो गया, ठीक है ना। याद रखना। इस पे जनरली देखो यहाँ से क्रम से पूछे इसके चांसेस कम है, ठीक है, क्योंकि पहले इतना ही याद रहे कि कौन से राज्य में है, वो ही अपने आप में टफ बन जाता है, ठीक है। जनरली आप देखेंगे तो तेलंगाना में पहाड़ियों के बारे में आपको बहुत कम जगह इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। मिलेगी भी तो कुछ 2 ही 3 पहाड़ियों के बारे में नाम मिलेगा, है ना। तो अलबका के बारे में तो आप याद रख सकते हो, छत्तीसगढ़ में भी इसका कुछ विस्तार है, बीजापुर जिले में। और छत्तीसगढ़ की सीमा तो आप पता है तेलंगाना से तो लगी रही है, ठीक है। तो तेलंगाना में बेसिकली यहाँ पे ज़्यादा विस्तार है अलबका पहाड़ी का। इसी प्रकार से निर्मल पहाड़ी हो गया जिसे सतमाला पहाड़ी भी कहते हैं, और राखी हिल्स हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सा है तो याद रखना है एक अनंतगिरी। तो अनंतगिरी पहाड़ी के बारे में याद रखना है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से इधर लोकेशन उसका अनंतगिरी पहाड़ी, है ना।
तो अनंतगिरी पहाड़ी के बारे में याद रखना, तेलंगाना के बेसिकली वेस्ट साइड में है ना। और यहाँ से एक नदी निकलेगी जिसके किनारे हैदराबाद है, मूसी नदी, ठीक है, इसी हिल से निकलती है अनंतगिरी से, ठीक है। तो अनंतगिरी पहाड़ी के बारे में याद रखना। इसके अलावा जैसे ये हो गया कोठागुडेम, तो यहाँ पे आपको एक पहाड़ी मिलेगी जिसका नाम है पापी कोंडा, ठीक है, ऐसे नाम याद रहेंगे, पापी कोंडा, ठीक है। एक वेनुकोंडा देखे थे कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, पाल कोंडा, वेनुकोंडा, यहाँ पे है पापी कोंडा, ठीक है। तो पापी कोंडा के बारे में याद रखना। और यहाँ पे एक नगर कुरनूल जो आपको जिला देखने को मिल रहा है, ठीक है। एक नल्ला मल्ला पहाड़ी के बारे में बताया था मैं आंध्र प्रदेश वाले क्लास में, है ना। तो नल्ला मल्ला पहाड़ी आंध्र प्रदेश में तो है, साथ में कुछ विस्तार जो है तेलंगाना में भी है, इस वाले रीजन में नगर कुरनूल जो जिला है, ठीक है। तो नल्ला मल्ला पहाड़ी के बारे में याद रखना है, आंध्र प्रदेश में तो है ही है, तेलंगाना में भी है, ठीक है। तो नल्ला मल्ला हो गया। छठवा जो है वो नल्ला मला या नल्ला मलाई भी से कहते हैं। तो ये कुछ प्रमुख पहाड़ी है, इसके अलावा और भी पहाड़ी है, यादद्री करके एक पहाड़ी है, बट सब पहाड़ी को याद नहीं रखेंगे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। एक तो अनंतगिरी इंपॉर्टेंट हो गया, पापी कोंडा इंपॉर्टेंट हो गया, नल्ला मला तो आंध्र प्रदेश वाले में देखे ही थे, है ना। अब ये जैसे राखी हिल्स है, तो इस प्रकार के ना कुछ नाम यूनिक लगे ना, तो एग्जामिनर जो है वहाँ से क्वेश्चन निकाल सकता है, ठीक है। तो राखी हिल्स के बारे में याद रखना, ये सब कहाँ पे है, तेलंगाना में। निर्मल हिल्स इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि निर्मल चित्रकला भी है, तो या तो निर्मल चित्रकला पे क्वेश्चन बना सकते हैं, कौन से राज्य से संबंधित है, या तो कौन से राज्य में ये पहाड़ी है, तो ये याद रखना। अलबका आपको याद रहेगा, बीजापुर आपको जब याद आएगा तो तेलंगाना से आप ऑटोमेटिकली कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख पहाड़ी है हमको देखने को मिलेंगी कहाँ पे, तेलंगाना में, ठीक है। अब इसके बाद कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बात कर लेते हैं जो तेलंगाना में प्रवाहित हो रही है। तो तीसरा पॉइंट हमारा है भौगोलिक के अंतर्गत नदियां देख लेते हैं प्रमुख, ठीक है, ठीक है। तो नॉर्थ टू साउथ अगर आएंगे इसमें, तो एक जो प्रमुख नदी है वो है प्राणहिता, ये है गोदावरी की सहायक नदी। जैसे ये हमारा हो गया मैप तेलंगाना का, तो गोदावरी की जो सहायक नदी है बेसिकली कुछ, ये पेन का कलर कौन सा है, ठीक है, दो नदियां आती है, ठीक है। दो नदियों के बेसिकली संगम के बाद इसका नाम पड़ता है प्राणहिता। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक जो नदी आ रही है वो है वर्धा, ठीक है। कहां से उद्गम हो रहा है इसका, मुल्ताई पहाड़ी, बेसिकली सतपुड़ा रेंज के अंतर्गत इसका उद्गम होता है ना। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा में मुल्ताई हिल्स से उद्गम हो रहा है वर्धा नदी का, है ना। तो वर्धा नदी आ रही है और एक नदी आएगी वो है वेनगंगा, ठीक है। ये दोनों नदी जब आपस में मिल जाएंगे, ठीक है, तब फिर इसका नाम हो जाता है इस पॉइंट के बाद प्राणहिता, और ये गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। वर्धा नदी और वेनगंगा नदी संगम के बाद प्राणहिता नाम हो जाता है, ठीक है। जैसे गंगा नदी का हम नाम देखे थे ना, इसी प्रकार से। तो प्राणहिता नदी कौन से दो नदियों के संगम है, वर्धा और वेनगंगा, इसके बाद इसका नाम हो रहा है प्राणहिता, ठीक है। अब ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये गोदावरी नदी की सहायक नदी है। तो गोदावरी नदी इस प्रकार से बह रही है महाराष्ट्र तेलंगाना के थ्रू, तो यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। तेलंगाना में बेसिकली एक जगह है वहाँ पे, तो फिर ये गोदावरी मर्ज हो गई है ना, और फिर गोदावरी आगे जाके आंध्र प्रदेश में प्रवाहित होते होते फिर अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी, अपना जो जल गया है बंगाल की खाड़ी में गिरा देती है, ठीक है। तो एक तो प्रमुख नदी हो गया प्राणहिता, दूसरा आपको याद रखना है गोदावरी जो तेलंगाना राज्य से बह रही है, ठीक है। तो गोदावरी हो गया। इसके बाद एक प्रमुख नदी है यहाँ की, वो है मंजीरा, और ये गोदावरी की सहायक नदी है बेसिकली, ठीक है। कुछ इस प्रकार से ये गोदावरी मिल जाती है। तो मंजीरा नदी के बारे में याद रखना है। इसका जो उद्गम है बेसिक नदी वाले क्लासों में बताऊंगा ही। बालाघाट हिल्स के बारे में मैंने पढ़ाया था महाराष्ट्र में, है ना। तो बालाघाट हिल्स से उद्गम होता है मंजीरा नदी का महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में उद्गम हुआ, फिर तेलंगाना में प्रवाहित होते होते गोदावरी मिल जाती है, ठीक है ना। मंजीरा नदी की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक प्रमुख नदी है यहाँ पे, वो है मूसी नदी,
ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बताया अनंतगिरी पहाड़ी के बारे में, तो अनंतगिरी पहाड़ी हिल्स से उद्गम हो रहा है मूसी नदी का, है ना। ये विकाराबाद एक जिला है वहाँ पे, कहाँ पे, तेलंगाना में, तो वहाँ से उद्गम होता है मूसी नदी का और हैदराबाद इसी नदी के तट पे बसा हुआ है, ठीक है, मूसी नदी, तो ये याद रखना। तो मूसी नदी के बारे में याद रखना। और एक जो नदी है वो है प्रमुख, वो है कृष्णा नदी, ठीक है, महाबलेश्वर से जिसका उद्गम हो रहा है, तेलंगाना में प्रवाहित होगी, आंध्र प्रदेश से प्रवाहित होगी, फिर अरब सागर में, सॉरी बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराएगी, ठीक है। तो एक याद रखना है, कृष्णा नदी। तो ये 5 प्रमुख नदियां हैं, ठीक है, तेलंगाना से होकर प्रवाहित जो हो रही है, ठीक है। नॉर्थ टू अगर साउथ आ रहे तो प्राणहिता हो गया, वर्धा और वेनगंगा के संगम के बाद नदी का नाम हो जाता है प्राणहिता, ठीक है। जो गोदावरी की सहायक नदी है तो गोदावरी नदी हो गया। मंजीरा नदी प्रमुख है, जो ये भी गोदावरी की सहायक नदी है, ठीक है। मूसी नदी हो गया, कृष्णा की सहायक नदी है, और कृष्णा नदी। तो ये 5 प्रमुख नदियां हैं, प्रवाहित हो रही है तेलंगाना से, ठीक है। तो इनके बारे में याद रखना है, क्लियर है। अब ये हो गया हमारा नदी। अब इसके बाद कुछ प्रमुख बांध देख लेते हैं, झील के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो प्रमुख बांध और झील देख लेते हैं, इसी के अंतर्गत देख लेते हैं। चौथा जो हमारा पॉइंट है, बांध, झील और जलप्रपात। इसके अंतर्गत क्या क्या हमको देखना है। तो देखो गोदावरी नदी है ना, गोदावरी नदी पे 2 प्रमुख डैम हमको देखने को मिलेंगे तेलंगाना में। एक तो हो गया रामागुंडम, ठीक है। टोटल हम देखेंगे 4 से 5 डैम देखेंगे यहाँ पे। तो एक प्रमुख डैम हो गया रामागुंडम। ये कौन से नदी पे है याद रखना, तो गोदावरी नदी पे है। कौन से राज्य में है, तो तेलंगाना में है, ठीक है। तो रामागुंडम के बारे में याद रखना। और दूसरा है पोचमपद, ठीक है। तो पोचमपद डैम और रामागुंडम डैम के बारे में याद रखना है आपको। पोचमपद डैम, अब डैम बनाया तो जो रिजर्वायर बना उसे किस नाम से जाना जाता है, श्री राम सागर, ठीक है। तो जो रिजर्वायर बना ना पोचमपद डैम बनाने से, उस रिजर्वायर को जाना जाता है श्री राम सागर नाम से, ठीक है। तो ये भी कहाँ पे है, तेलंगाना में है, ठीक है। कौन सी नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे है, क्लियर है। तो इसके बारे में याद रखना है। इसके बाद एक प्रमुख डैम हमको देखने को मिलेगा, जैसे ये 2 डैम मान लेते हैं हम लोग गोदावरी नदी पे, एक हो गया रामागुंडम हो गया, एक हो गया पोचमपद हो गया, ठीक है। एक प्रमुख डैम तेलंगाना, अभी तेलंगाना के डैम देख रहे हैं, एक प्रमुख डैम आपको मिलेगा मंजीरा नदी पे, ठीक है। ये जो निजामाबाद जिला था ना, यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे एक डैम है मंजीरा नदी पे बनाया गया है तेलंगाना में, उसका नाम है, निजामाबाद जिला है तो निजाम सागर याद रखना, है ना। ये मंजीरा नदी पे है। तो एक प्रमुख डैम हो गया यहाँ पे निजाम सागर। इस पे क्वेश्चन आ चुका है वैसे एग्जाम में, ठीक है। तो ये सब याद रखते हुए चलना। ये जो डैम वाला बता रहा हूँ ना, ये सब इंपॉर्टेंट है, राजनीतिक वाला इंपॉर्टेंट नहीं था। पहाड़ी हो गया, नदी हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो निजाम सागर जो डैम है कौन सी नदी पे है, मंजीरा नदी पे है। कौन से राज्य में है, तो तेलंगाना में है, ठीक है। 2 बातें याद रखना है बस, है ना। इसी प्रकार से रामागुंडम डैम हो गया, पोचमपद डैम हो गया। डैम वाले एक क्लास कराया था, उसने बताया था क्या ये सब चीज, पूरा शायद कंप्लीट नहीं हुआ था डैम में हमारे, है ना, सारा डैम नहीं हो पाया था। तो शायद नॉर्थ वाला तो डैम हो गया था, साउथ आते आते क्लास का टाइम ज़्यादा हो गया था, है ना। तो पोचमपद डैम हो गया और रामागुंडम डैम, ये दोनों डैम आपको मिलेंगे तेलंगाना में। कौन सी नदी पे है, तो गोदावरी नदी पे, ठीक है। ये सब याद रखना है। और पोचमपद डैम से जो रिजर्वायर बना उसको जाना जाता है श्री राम सागर नाम से, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो गोदावरी नदी हो गया। मंजीरा नदी में एक प्रमुख डैम देखे, वो है निजाम सागर। निजामाबाद जो जिला है तेलंगाना में, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा निजाम सागर, है ना। तो ये याद रखना है। कौन सी नदी पे है, मंजीरा नदी पे है, ठीक है। अब इसके बाद कृष्णा नदी पे 2 डैम है, और वो दोनों जो डैम है ना, पिछले वाले क्लास में बताया था, एक नागार्जुन सागर और एक श्रीशैलम, बेसिकली बॉर्डर में आते हैं ना, ठीक है। श्रीशैलम जो एक सिटी का नाम है, जो बेसिकली नांदयाल एक जिला है आंध्र प्रदेश में, उसके अंतर्गत आता है। अभी थोड़ी देर पहले मंदिर देखे ना, मल्लिकार्जुन स्वामी श्रीशैलम,
अब उसका जो क्षेत्र बेसिकली बॉर्डर एरिया है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दोनों के बॉर्डर एरिया पे बना है, श्रीसेलम और नागार्जुन सागर, ठीक है। तो ये बेसिकली तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बॉर्डर में, एक तो हो गया श्रीशैलम बांध हो गया और एक है नागार्जुन सागर। तो ये दोनों डैम आपको याद रखना है, कृष्णा नदी पे है, ठीक है, श्रीशैलम और नागार्जुन सागर। जैसे कि ये वाला आंध्र प्रदेश का मैप हो गया, तो पेन का कलर पहले चेंज करते हैं। कुछ यहाँ पे नगर कुर्नूल जो जिला है किसका, तेलंगाना का, और साउथ में आप आएंगे तो आपको श्रीशैलम मिलेगा, नांदयाल मिलेगा, इसी के आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो यहाँ पे श्रीशैलम डैम आपको मिलेगा, और ये जो नालगोंडा जिला जो दिख रहा है आपको तेलंगाना का, ठीक है और साउथ में आएंगे तो कुर्नूल जिला आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे बेसिकली नागार्जुन सागर डैम है, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, अब बेसिकली बॉर्डर कृष्णा नदी जो है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की सीमा बना रही है बेसिकली, ठीक है। तो जो डैम है यहाँ पे एक श्रीशैलम हो गया और एक नागार्जुन सागर, कृष्णा नदी पे है, इतना याद रखना है, ठीक है। तो टोटल 5 डैम देख लिया यहाँ पे, 2 गोदावरी नदी पे, 2 कृष्णा नदी पे और एक हो गया मंजीरा नदी पे, ठीक है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है, क्लियर है, कौन से राज्य में याद रखना, कौन सी नदी पे बनाया गया है याद रखना, ठीक है। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेगा किसी डैम के बारे में तो उसको डिस्कस करते चलेंगे। इसके बारे में इतना इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जनरली ऐसे ही आते हैं, कौन सी नदी पे है और कौन से राज्य में है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये प्रमुख एक तो नदियाँ हो गया, तीसरा पॉइंट, और चौथे में हम लोग बांध, झील, जलप्रपात देखे अगर, वैसे तो इंपॉर्टेंट है नहीं, बट 2 जलप्रपात याद रख सकते हैं, एक है कुंतला जलप्रपात, इसे में नोट कर लेते हैं, एक हो गया कुंतला और एक हो गया बोगाथा। तो ये 2 सबसे प्रमुख जलप्रपात है तेलंगाना में, ठीक है, कुंतला और बोगाथा। तो बस एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि कौन से राज्य में है, ठीक है। तो कुंतला और बोगाथा कहाँ पे है, तेलंगाना में है, ठीक है। आंध्र प्रदेश वाले में जलप्रपात नहीं देखे थे क्या, आंध्र प्रदेश में एक याद रख लेना, तालाकोना, ठीक है। आंध्र प्रदेश में एक याद रखना, तालाकोना, और एक है ताडा, ठीक है। तालाकोना है, ताडा, ये 2 प्रमुख है आंध्र प्रदेश के जलप्रपात। एक और भी है, कैगल भी है, बट जो इंपॉर्टेंट है जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है वो है तालाकोना और ताडा, ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। तेलंगाना में देखें तो 2 प्रमुख है, कुंतला और बोगाथा, है ना। तो इसके बारे में याद रखना। तो ये हो गया नदियाँ, हो गया बांध, झील, जलप्रपात देख लिया। अब इसके बाद देखते हैं कुछ प्रमुख फसल के बारे में, है ना, और प्रमुख स्थान देखेंगे, फिर सामाजिक के अंतर्गत आएंगे और बाकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इतना क्लियर है ना। तो 5वां जो पॉइंट है वो देख लेते हैं, यहाँ की प्रमुख फसल। तो प्रमुख फसल में याद रख सकते हैं, आंध्र प्रदेश की सबसे प्रमुख फसल कौन सी थी, चावल थी, यहाँ पे भी चावल ही है, ठीक है। तो चावल के बारे में याद रखना, सबसे ज़्यादा बोई जाने वाली फसल है, ठीक है, चावल। सेकेंड में यहाँ पे मक्के का उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है, मक्का, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मेज। तो मक्का, और कौन से नाम से इसे जानते हैं, भुट्टा होता है ना, कॉर्न, उसी को बोलते हैं, ठीक है। मक्का, भुट्टा, वो सब एक ही है, कॉर्न, है ना। तो मक्के का उत्पादन भी काफ़ी ज़्यादा होता है यहाँ पे। तो चावल प्रमुख फसल है यहाँ की, मक्का प्रमुख फसल है। इसके अलावा यहाँ पे कपास का भी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है, तो कपास याद रखना। इसी प्रकार से गन्ना याद रखना, ठीक है। जब मिट्टी जलवायु देखेंगे ना बेसिकली जियोग्राफी में, तो ऐसे ही आप समझ जाओगे कौन सी जगह पे कौन सी टाइप की फसल मिलेगी, है ना। अभी के लिए बेसिकली फैक्चुअल चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, बाकी कंसेप्ट के तौर पे इसको जब क्लास वाला जब देखेंगे चैप्टर तब समझेंगे, ठीक है। फिर ये सब जो याद रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उस टाइम पे,
ऐसे ही पता चल जाएगा मिट्टी कैसा है, जलवायु कैसा है, वर्षा का वितरण कैसा है, तो किस प्रकार की फसल बोई जाएगी। ठीक है, और फसल जब इस प्रकार की बोई जा रही है तो फिर वहाँ पे इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से रिलेटेड लगेगी नहीं लगी, वो सब आप ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे हम लोग। ठीक है, वो कंसेप्ट से बिल्ड होगा। अभी तो फैक्ट देख रहे हैं, अभी राज्य परिचय में क्या कंसेप्ट देखेंगे, फैक्ट ही देखेंगे पूरा, है ना। जब क्लास चालू हो जाएगा तब आएगा कंसेप्ट। पहला वाला जो क्लास देखे थे सामान्य भौगोलिक परिचय, वो भी फैक्ट ही था। सेकंड जो क्लास आएगा भूगर्भिक संरचना, वहाँ से कंसेप्ट चालू होगा ज्योग्राफी का। ठीक है, क्योंकि धरातल के नीचे कैसी कैसी संरचना है, उसी वही आधार है जो धरातल के ऊपर पर्वत है, पठार है, किस प्रकार के खनिज मिल रहे हैं, मिट्टी कैसे मिल रही है। ठीक है, और इसके बाद कोई एक्सटर्नल फैक्टर कौन सा है, वर्षा का वितरण कैसा है वहाँ पे, है ना। अब ये सब मिलकर डिसाइड करेंगे वहाँ पे किस प्रकार की फसल मिलेगी, बोई जा सकती है, या कौन किस किस प्रकार के वन मिलेंगे, वन कैसा है उसके आधार पे डिपेंड करेगा कि वन्य जीव वहाँ पे किस प्रकार के मिलेंगे। ठीक है, घने जंगल में आपको हिरन देखने थोड़ी मिलेगा जनरली, घास के मैदान है, इस प्रकार के एरिया मिलेंगे, है ना। तो जंगली जानवर कहाँ पे मिल सकते हैं वो डिपेंड करेगा कि उस जगह की भौगोलिक संरचना कैसी है, जंगल है कि घास का मैदान है कि प्लेन है, ठीक है, कि पठार है, तो वो सारी चीज़ों पे डिपेंड करेगा। अब ये सब हो गया, उसके बाद देखेंगे इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, है ना। जैसे भिलाई स्टील प्लांट हो गया, भिलाई में लगा है, तो क्यों भिलाई में ही क्यों लगा है, बता सकते हो? भी नहीं बता सकते। जब ये वाला टॉपिक हमारा हो जाएगा इंडस्ट्री वाला, तो फिर आप किसी को भी एक्सप्लेन कर सकोगे कि कोई इंडस्ट्री जो है उसी पर्टिकुलर जगह पे क्यों लगाई गई, उसके एक्सटर्नल फैक्टर क्या क्या है जो उसको प्रभावित कर रहे हैं। मिट्टी, जैसे कि अगर एग्रीकल्चर से रिलेटेड इंडस्ट्री की बात करें तो वहाँ पे मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, जलवायु इंपॉर्टेंट है, तभी तो डिपेंड करेगा ना किस प्रकार की फसल बोई जा रही है ना। जैसे छत्तीसगढ़ में चावल, राइस मिल काफ़ी ज़्यादा मिल जाएगा, उत्पादन चावल का हो रहा है, लेकिन उत्पादन चावल का क्यों हो रहा है, क्योंकि मिट्टी प्रमुख है, सिंचाई की व्यवस्था है यहाँ पे। अगर सिर्फ मिट्टी हो जाएगा, पानी नहीं मिलेगा तो भी दिक्कत है ना। अगर खनिज के यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे लौह अयस्क की बात करें, कोयला की बात करें, तो उसकी इंडस्ट्री है, क्योंकि यहाँ पे पाया जाता है जो माइंस है यहाँ पे, ठीक है, वही उन्हीं जगहों पे लगेगी ना। तो ये सब देखते हुए चलेंगे। अब इंडस्ट्री जब हो जाएगा तो उस आधार पे देखेंगे रेलवे लाइन और सड़क ट्रांसपोर्ट जो है, क्योंकि वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है ना, तो आवागमन की सुविधा ही बनानी जरूरी है, तो उस आधार पे फिर ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा मिलेगी। ठीक है, तो सब एक एक करके कनेक्ट होते जाएगा, वो सब कंसेप्ट में होगा। और अभी हम लोग बेसिकली फैक्ट देख रहे हैं, है ना। अभी बेसिकली बस याद रख सकते हैं, बाकी जब क्लास चालू होगा तो उसमें जो सेकेंड चैप्टर है वहाँ से कंसेप्ट स्ट्रांग होगा फिर। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख फसल है कहाँ की, तेलंगाना की, क्लियर है। इसके अलावा कुछ प्रमुख स्थानों की अगर बात करें, जो छठवां पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो एक प्रमुख स्थान जैसे हैदराबाद के बारे में तो पता ही है, ठीक है। तो हैदराबाद यहाँ की कैपिटल है, और हैदराबाद में कुछ प्रमुख चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो एक तो आपको चार मीनार के बारे में आप लोग सुने होंगे, तो चार मीनार आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में। चार मीनार मिलेगा, ठीक है। इसी प्रकार से एक फोर्ट मिलेगा, गोलकोंडा फोर्ट, ठीक है। मेडिवल हिस्ट्री के अंतर्गत जब विजयनगर ब्राह्मणी अंपायर पढ़ेंगे ना, उसमें आएगा ये, ठीक है। तो गोलकोंडा फोर्ट याद रखना, कहाँ मिलेगा आपको, हैदराबाद में। चार मीनार हो गया, गोलकोंडा फोर्ट हो गया। एक फेमस फिल्म सिटी है यहाँ पे, रामोजी फिल्म सिटी, तो वो भी आपको देखने को मिलेगा हैदराबाद में। हाँ, तो रामोजी फिल्म सिटी के बारे में याद रखना। फिर एक जो प्रमुख स्थान है वो है सिकंदराबाद, जो हैदराबाद और सिकंदराबाद को ट्विन सिटी कहा जाता है, ठीक है। जस्ट लगा हुआ है, लगभग 7 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में है हैदराबाद और सिकंदराबाद। हाँ, पता भी नहीं चलेगा आदमी सिकंदराबाद में कि हैदराबाद में, ये तो इतना बड़ा सिटी है ना। तो कुछ जगहों पे आपको ये जो गोलकोंडा फोर्ट है सिकंदराबाद में देखने को मिलेगा। बेसिकली ट्विन सिटी है ना, काफ़ी बड़ा विस्तार है, ठीक है। तो ये याद रखना, कुछ प्रमुख हो गया, चार मीनार हो गया, गोलकोंडा फोर्ट, रामोजी फिल्म सिटी है हैदराबाद में, तेलंगाना के अंतर्गत देख रहे हैं सिकंदराबाद। इसके अलावा एक शहर है यहाँ पे प्रमुख, वो है वारंगल, ठीक है। यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का
दर्जा दिया हुआ है वारंगल को। क्यों? अब बेसिकली जैसे आप लोग छत्तीसगढ़ में पढ़ेंगे काकतीय डायनेस्टी के बारे में, है ना। काकतीय डायनेस्टी जो था वो उसका जो मेन एरिया था वो तेलंगाना वाला ही एरिया था, ठीक है। काकतीय वंश के बारे में छत्तीसगढ़ में पढ़ोगे आप लोग, ठीक है। तो काकतीय वंश है, उसके जो काफ़ी सारे जो मोनूमेंट्स है ना, स्कल्पचर की बात करें, आर्किटेक्चर की बात करें, जो बेसिकली स्थापत्य कला, काफ़ी सारे मंदिर उन्होंने बनवाए हैं, ठीक है, किले बनवाए हैं। तो वारंगल शहर में काफ़ी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी जो जिसका निर्माण जो है काकतीय वंश के राजाओं ने किया है, ठीक है। तो इस कारण से जो सिटी है इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, तो यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ मंदिर भी देखेंगे, अभी मंदिर सामाजिक में आएंगे ना, फिर देखेंगे, ठीक है। तो वारंगल के बारे में याद रखना है, सिकंदराबाद के बारे में याद रखना है, ट्विन सिटी कहा जाता है, ठीक है। हैदराबाद सिकंदराबाद को वारंगल हो गया, ठीक है। तो ये सब याद रखना है, क्लियर है। और ये जो बांध झील जलप्रपात तो बता था, झील में 3 प्रमुख झीलें हैं, झील वाले क्लास में मैंने बताया भी था, किसी को याद है? यहाँ पे 3 प्रमुख झीलें जो हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, हिमायत सागर, हुसैन सागर, याद आ रहा है, ओस्मान सागर। तो 3 प्रमुख झीलें हैं, अगर नोट नहीं किए होगे ना पुरानी क्लास में तो नोट कर लेना। 3 प्रमुख झीलें हैं यहाँ पे, हिमायत सागर, हुसैन सागर और ओस्मान सागर। ये तीनों आपको हैदराबाद में ही मिलेगा देखने को, ठीक है। ओस्मान सागर। और यहां से जनरली क्वेश्चन ये आता है कि झील कौन से राज्य में है, तो राज्य ही याद रखना है आपको, तीनों तेलंगाना में है। हिमायत सागर, हुसैन सागर, ओस्मान सागर कौन से राज्य में है? तेलंगाना में है। और किस प्रकार की झीलें हैं? तीनों की तीनों आर्टिफिशियल है ना, मैन मेड। ये बेसिकली हिमायत सागर तो हिमायत शाह जिन्होंने निर्माण कराया ना झील का, उन्हीं के नाम पे है बेसिकली, हैदराबाद में है। और मूसी नदी के पानी से बेसिकली डैम को बिल्ड किया गया, तीनों डैम की बात करें, ठीक है। तो तेलंगाना में तो है, हमको ये पता है, तेलंगाना पर्टिकुलरली हैदराबाद में, ठीक है। और आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, प्राकृतिक नहीं है, ठीक है ना। तो हिमायत सागर, हुसैन सागर, ओस्मान सागर झील वाले क्लास में बताया था मैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, 3 प्रमुख झीलें हैं यहाँ की। जैसे आंध्र प्रदेश में क्या कौन कौन सा देखे थे? कोलेरू देखे थे, इलेरू देखे थे और पुलिकट, ठीक है। 3 झील देखे थे, तो ये 3 यहाँ पे याद रखना, ठीक है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान हो गए। अब इसके बाद सामाजिक के अंतर्गत चीज़ें देख लेते हैं। और एक यहाँ पे याद रखना है, वो है कोयला का एक फील्ड है, 1 2 3 4, सिंगरेनी के बारे में याद रखना, ये कोल फील्ड है, ठीक है। ये भी आपको देखने को मिलेगा तेलंगाना में, ठीक है। तो सिंगरेनी कोल्ड फील्ड कहाँ पे? जनरली क्वेश्चन आ जाता है ना, सिंगरेनी, तो याद रखना है तेलंगाना में है ये। आंध्र प्रदेश बोल रहा हूँ बार बार। आंध्र प्रदेश में क्या क्या देखे थे? रामगिरी देखे थे स्वर्ण के लिए, याद आ रहा है कल की क्लास में, है ना। तो रामगिरी के बारे में याद रखना है आंध्र प्रदेश में। इसी प्रकार से यहाँ पे सिंगरेनी जो याद रखना है कोयला के बारे में। लिग्नाइट कोल के बारे में तमिलनाडु में कौन सा देखे थे स्थान? नवेली, याद आया? यार रिविजन नहीं करो तुम लोग, संडे को किया करो कम से कम। संडे को क्यों करोगे? हर दिन किया करो, संडे को प्रॉपर एक वीकली रिविजन किया करो, ठीक है। अभी जैसे घर से यहाँ से जाने के बाद घर में क्या करना, नोट्स बनाना, आज जो भी पढ़े उसका। ऐसा डेली डेली करोगे तभी तो, नहीं तो ना हफ्ता 2 हफ्ता महीना हो जाएगा, फिर नया सब्जेक्ट चालू हो जाएगा, हम लोग काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे, फिर पूरा बर्डन हो जाएगा फिर, है ना। तो फिर दिक्कत आ जाएगी फिर। तो डेली का डेली काम किया करो और संडे को फिर पूरा रिवाइज किया करो, है ना। अब ये जो जितना पढ़ रहे हैं, आज कौन सा दिन है? मंगलवार है ना आज, तो सैटरडे को MCQ लगाएंगे, जितना हम लोग पढ़ें राज्य परिचय उससे रिलेटेड तो बनना चाहिए, ठीक है। तो सिंगरेनी कोल फील्ड के बारे में याद रखना, है ना। ये कहाँ पे है? तेलंगाना में, क्लियर है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिलेगा ये आदिलाबाद जो जिला है ना, ये जैसे प्राणहिता नदी हो गया, तो आदिलाबाद, आसिफाबाद, इस वाले एरिया में प्राणहिता जो नदी है ना, ये बेसिकली यहाँ पे मिलेगा एक्चुअल में, यहाँ पे इस प्रकार से। तो आदिलाबाद जिले के अंतर्गत आएगा ये प्राणहिता नदी। जैसे क्या होता है, नदी घाटी पे ही अक्सर आपको कोल्ड फील्ड्स मिलेगा, जैसे छत्तीसगढ़ में देखेंगे मान नदी घाटी, ठीक है। तो इसी प्रकार से प्राणहिता की जो नदी घाटी है ना,
तो इस वाले जिले आदिलाबाद जिला एरिया में आपको देखने को मिलेगा सिंगरेनी कोल्ड फील्ड, ठीक है। तो इसके बारे में याद रखना है। तो ये कुछ प्रमुख स्थान हो गए तेलंगाना के। तो ये दो डायमेंशन हो गया हमारा, एक हो गया राजनीतिक हो गया और दूसरा भौगोलिक हो गया, है ना। अब इसके बाद सामाजिक की बात कर लेते हैं। तो सामाजिक में सबसे पहले हम लोग देखते हैं भाषा के बारे में। तो भाषा सेम है, तेलुगु और उर्दू आंध्र प्रदेश के जैसे ही, ठीक है। तेलुगु और उर्दू ये दो प्रमुख भाषाएं, आंध्र प्रदेश में भी याद रखना है, तेलंगाना में भी याद रखना है, सेम है, ठीक है। अब इसके बाद कला संस्कृति के बारे में देख लेते हैं, कौन कौन से इसके अंतर्गत क्या क्या देखते हैं। तो प्रमुख पर्व त्योहार ये सब देखते हैं ना। तो पर्व त्योहार या मेले कौन कौन से हैं ये सब देख लेते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो चीज है ये इंपॉर्टेंट है, जनरली यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक प्रमुख पर्व है वो है बानुला, ठीक है। कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है। बानुला नहीं है, बोनालू है, नाम में कंफ्यूजन होता है कई बार, करेक्ट कर लेना थोड़ा, ठीक है। तो बोनालू कहाँ सेलिब्रेट किया जा रहा है? तेलंगाना में, ठीक है। अब ये बेसिकली जो फेस्टिवल है ये बीमारियों को दूर रखने के लिए सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। अब लगभग 150 से 200 साल पहले यहाँ पे एक हैजा बीमारी का प्रकोप आ गया, ठीक है। तो यहाँ के जो स्थानीय निवासी है उन्होंने ये माना है कि यहाँ पे बेसिकली इस बोनालू त्योहार में महाकाली माँ की पूजा की जाती है, ठीक है। तो माँ महाकाली की पूजा से रिलेटेड है ये फेस्टिवल बोनालू, है ना। और क्यों इसे सेलिब्रेट किया जाता है? तो बीमारियों को दूर रखने के लिए। तो लगभग 150 साल पहले यहाँ पे हैजा बीमारी का प्रकोप आ गया, ठीक है। और जो स्थानीय निवासी उनको लगा कि माँ महाकाली की उन्होंने पूजा नहीं की थी ना, इसीलिए ये बीमारी फैली, ठीक है। तो उन्होंने माँ महाकाली की पूजा की, है ना। और उसके बाद धीरे धीरे इस बीमारी का प्रकोप कम हो गया, ठीक है। तब से लेके हर साल बोनालू फेस्टिवल जो है सेलिब्रेट किया जाता है, माँ महाकाली की पूजा की जाती है जिसमें, है ना। कहाँ का प्रमुख पर्व है? तो ये है तेलंगाना का प्रमुख पर्व। बोनालू के बारे में याद रखना है। और इसी प्रकार से एक फेस्टिवल है बतुकम्मा, ठीक है। तो बतुकम्मा बोनालू ये दोनों ही ना तेलंगाना के स्टेट फेस्टिवल हैं, ठीक है। स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया हुआ है दोनों ही फेस्टिवल को, बोनालू भी और बतुकम्मा भी। बतुकम्मा को फ्लावर फेस्टिवल भी कहते हैं, या हिंदी में हम क्या कहेंगे? पुष्प त्योहार, ठीक है। तो बतुकम्मा के बारे में याद रखना है और बोनालू के बारे में याद रखना है। ये बेसिकली 9 दिन का फेस्टिवल होता है। बतुकम्मा जो है वो नवरात्रि के टाइम पे सेलिब्रेट किया जाता है ना। बतुकम्मा के बारे में याद रखना है। पुष्प त्योहार है, फ्लावर फेस्टिवल कहते हैं, ये सभी तेलंगाना के हैं, है ना। नवरात्रि के टाइम पे इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। और बीमारियों को अगर कभी क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में, राज्य वाज्य ना पूछा, अब ये इसके बारे में ऐसा पूछा इनमें से कौन सा फेस्टिवल जो है उसको बीमारियों को दूर रखने के लिए के उद्देश्य से सेलिब्रेट किया जाता है इस प्रकार से, तो बोनालू के बारे में याद रखना है ना। कुछ कुछ और नाम दिए जा सकते हैं, बोनालू तेलंगाना का दे दिए, इसी प्रकार से पोंगल दे दिए, ठीक है। इसी प्रकार से ओणम दे दिए। तो याद रखना है कि बोनालू तेलंगाना में जो सेलिब्रेट किया जा रहा है वो बीमारियों को दूर रखने के लिए किया जाता है। और लगभग 150 साल पहले हैजा बीमारी का प्रकोप आ गया था, तो उसको दूर रखने की बेसिकली पर्सपेक्टिव से इसे सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। माँ महाकाली की पूजा की जाती है इसमें। और ये जो है बतुकम्मा फेस्टिवल है, ये नवरात्रि के समय सेलिब्रेट किया जाता है। सितंबर अक्टूबर में जो नवरात्रि होता है ना हमारा, उस टाइम पे यहाँ पे बतुकम्मा फेस्टिवल 9 दिन का फेस्टिवल होता है। पुष्प त्योहार भी कहते हैं, फ्लावर फेस्टिवल, ठीक है। और ये दोनों प्रमुख पर्व हैं कहाँ के? तेलंगाना के। स्टेट फेस्टिवल का दर्जा दिया गया है, क्लियर है। तो इसके बारे में याद रखना।
और इसके अलावा और कौन कौन सा प्रमुख फेस्टिवल है यहाँ पे, तो एक याद रखना है वो है उगादी, जो हम लोग देखे थे आंध्र प्रदेश में नव वर्ष वाला, तो यहाँ भी वो सेलिब्रेट किया जाता है, जो चैत्र माह में सेलिब्रेट करते हैं ना। तो ये नव वर्ष का पर्व है बेसिकली चैत्र महीने में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग, है ना। तो उगादी सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश में भी। तो ये 3 प्रमुख हो गए, और इसके बाद एक याद रखना है चौथा जो है वो है एक पिरला पाडुंगा, ठीक है। तो पिरला पाडुंगा एक फेस्टिवल है, हाँ पिरला पाडुंगा। अब ये बेसिकली मुस्लिम धर्म से रिलेटेड है। मुहर्रम जो सेलिब्रेट करते हैं ना, तो मुहर्रम जो सेलिब्रेट करते हैं उसको तेलंगाना में पिरला पाडुंगा नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पिरला पाडुंगा बेसिकली मुहर्रम का यहाँ पे एक फॉर्म है ना, याद रखना। कौन से राज्य से है? तेलंगाना से है, ठीक है। तो 4 हो गए, और एक मेला डिस्कस करेंगे यहाँ पे, त्योहार भी है मेला भी है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन तो लगभग सभी से आ सकता है, सामाजिक वाला ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं करना है ना। तो 4 ये हो गए, पिरला पाडुंगा। और 5वां जो है वो है, ये भारत का जो सबसे बड़ा जो मेला है वो कौन सा मेला है? कुंभ मेला है, ठीक है। ये 2nd नंबर का मेला है इंडिया का, अगर पॉपुलेशन की बात करें, ठीक है। जो भीड़ इकट्ठा होती है ना मेले में, सबसे बड़ा छोटा किस आधार पे हम मतलब मापेंगे? तो संख्या के आधार पे, कितने लोग आ रहे हैं, ठीक है। तो 2nd नंबर का सबसे बड़ा मेला है ये मेदाराम जतारा, ठीक है। जतारा को कहीं कहीं पे जात्रा देखने को मिलेगा, कुछ कुछ जगह पे यात्रा देखने को मिलेगा, ठीक है। मेदाराम जतारा या मेदाराम जात्रा, ये अलग अलग सोर्स से मिलेगा ना, ऐसा लिखा हुआ, तो कंफ्यूज मत होना, जात्रा या कहीं कहीं पे यात्रा भी देखने को मिलेगा लिखा हुआ, ठीक है। तो मेदाराम जतारा याद रखना, ये इंडिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा मेला है संख्या के आधार पर, लोगों की जो भीड़ इकट्ठा होती है इस मेले में, ठीक है। मेदाराम जतारा। मेदाराम एक गांव है बेसिकली तेलंगाना में, है ना, उस गांव में सेलिब्रेट किया जाता है ना। और लगभग पूरे तेलंगाना में से सेलिब्रेट किया जाता है, प्रमुख मेला है, पर्व है वहाँ का। और किससे रिलेटेड है ये, तो इसके बारे में याद रखना, जैसे इसके बारे में देखे थे, माँ महाकाली की पूजा से संबंधित है, ये तो नवरात्रि के अवसर पे सेलिब्रेट किया जाता है। ये वाला हो गया मुहर्रम का हो गया, ठीक है। मेदाराम जतारा जो है ना, वो है एक देवी है समक्का, ठीक है। और ये माता है बेसिकली, और इनकी बेटी है देवी सरलम्मा, ठीक है। तो इनके बेसिकली आराधना से रिलेटेड है ये जो पर्व है मेदाराम जतारा, ठीक है। मेला लगता है काफी बड़ा, इंडिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा मेला है कुंभ मेले के बाद, ठीक है। कौन सा? मेदाराम जतारा। देवी समक्का और देवी सरलम्मा की आराधना से संबंधित है, ठीक है। तो ये याद रखना है ना, देवी समक्का और देवी सरलम्मा। और ये बेसिकली जो फेस्टिवल है ये मेदाराम जतारा है, यात्रा की बात करें, मेला की बात करें, 4 दिन का होता है, ठीक है। 4 दिन का फेस्टिवल है, और ये बेसिकली हर 2 साल में आयोजित होता है, हर साल नहीं होता ना, हर 2 साल में, प्रति 2 वर्ष, ठीक है। तो अगर 2023 में हो, 2024 में नहीं होगा, 2025 में होगा, फिर 2027 में होगा, इस प्रकार से। तो हर 2 साल में आयोजन होता है। मेदाराम जतारा याद रखना, इंडिया का 2nd नंबर का सबसे बड़ा मेला है। देवी समक्का और देवी सरलम्मा की आराधना होती है बेसिकली इस मेले में, है ना। तो ये याद रखना है। 5 प्रमुख हो गए, पर्व त्योहार की बात कर लिए हम लोग, ठीक है। पर्व त्योहार मेले की बात करें, ठीक है। हो गया नोट? इसको तो याद रखना ही, देवी समक्का देवी सरलम्मा, है ना, कौन से फेस्टिवल से रिलेटेड है, किस फेस्टिवल में इनकी आराधना की जाती है, इस प्रकार से आ सकता है क्वेश्चन, है ना। स्टेटमेंट वाला को, इस पे एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बनाता हूँ मैं इस साल, मतलब इस साल बोल रहा हूँ, सैटरडे को MCQ में, ठीक है।
जहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, 2-3 स्टेटमेंट वाले, तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, इसको सबको रिवाइज करना घर जाके, लेकिन है ना, ये जितना डिस्कस करें ना अभी पर्व त्योहार मेले, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सब में, यही इंपॉर्टेंट है। राजनीतिक वाला इंपॉर्टेंट नहीं था, भौगोलिक में जो नदियाँ हैं वो इंपॉर्टेंट था, पहाड़ी जो देखे वो इंपॉर्टेंट था, वहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, किस प्रकार से बन सकता है साथ में बताते चल रहा हूँ, सैटरडे को MCQ बनाऊंगा तो उसमें भी देख लेंगे। ठीक है, और सामाजिक वाला ये सब इंपॉर्टेंट है। पीरला पाडूंगा है ना, मुहर्रम का फॉर्म है, बेसिकली तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जा रहा है। अब कुछ नाम से ही समझ आ रहा है ना, पढ़ने में इंटरेस्टिंग लगता है ना, तो एग्जामिनर भी क्वेश्चन बना सकता है वहाँ से। और इन सब का इंपॉर्टेंस भी काफ़ी ज़्यादा है तेलंगाना में, है ना। 2 मिनट बस। ठीक है, तो इसके बारे में याद रखना है। ये हो गया कुछ प्रमुख पर्व त्योहार की बात कर लिए। और इसके बाद सामाजिक के अंतर्गत आर्ट फॉर्म देख लेते हैं। यहाँ पे ये वाला हो गया, आर्ट फॉर्म देख लेते हैं। आज ये भी कंप्लीट नहीं हो पाएगा लग रहा है। एक तो पर्व त्योहार देखे, और कला खेल या फिर आर्ट फॉर्म की अगर बात करें इसको, तो एक प्रमुख चित्रकला है यहाँ पे, है ना। कौन सी चित्रकला है? निर्मल चित्रकला, है ना। जैसे कि आंध्र प्रदेश में देखे थे कलमकारी पेंटिंग, यहाँ पे निर्मल पेंटिंग है ना। निर्मल जिला भी दिखाया था मैंने थोड़ी देर पहले, और निर्मल पहाड़ी भी बताया था भी, है ना। तो ये बेसिकली उसी क्षेत्र से संबंधित है। निर्मल चित्रकला के बारे में याद रखना, ये पेंटिंग है ना। और एक नृत्य देख लेते हैं, पेरिनी शिव तांडवम। शिव तांडवम, ठीक है, भगवान शिव की आराधना से रिलेटेड ये नृत्य है, पेरिनी शिव तांडवम, है ना। इसे थंडावम भी कहा जाता है, शिव तांडवम को ना पेरनी शिव तांडवम भी कहते हैं या पेरनी थंडावम भी कहते हैं। तो कौन से राज्य में सेलिब्रेट किया जा रहा है नृत्य को? तेलंगाना में, ठीक है। और भगवान शिव की आराधना से रिलेटेड है ये, ठीक है, उनको समर्पित बेसिकली नृत्य है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके अलावा एक प्रमुख देख लेते हैं, इसके बाद ओवर कर देंगे यहाँ पे क्लास को, वो है लंबाडी नृत्य। ये छत्तीसगढ़ में जो राज्योत्सव हुआ ना लास्ट टाइम, उसे भी सेलिब्रेट किया गया था, लंबाडी नृत्य। तो कौन से राज्य में? ये तेलंगाना में भी और आंध्र प्रदेश, दोनों जगह ये इसको परफॉर्म किया जाता है। जो परफॉर्म करती है जो ट्राइब है बेसिकली, हाँ, बंजारा जो आदिवासी है ना, जो मूलतः जो है बेसिकली राजस्थान के, है ना, तो इनके द्वारा परफॉर्म किया जाता है ये लंबाडी नृत्य को। तेलंगाना में भी करते हैं, आंध्र प्रदेश में भी करते हैं, ठीक है। तो ये 3 प्रमुख आर्ट फॉर्म्स की बात कर लिए। तो चित्रकला हो गया, ये नृत्य है, ये भी नृत्य है ना। पेरनी शिव तांडवम या पेरनी थंडावम आ जाए, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। डांस फॉर्म है, और ये है निर्मल चित्रकला, ये बेसिकली पेंटिंग है, ठीक है। तो आज यहीं तक करते हैं, इसके आगे का कल की क्लास में करेंगे, ठीक है। तो सामाजिक के अंतर्गत अभी ये देखें, और सामाजिक के अंतर्गत मंदिर देखेंगे एक, और फिर जनगणना के कुछ फैक्ट्स देख लेंगे, है ना। उसके बाद ओवर हो जाएगा, ठीक है।